वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 10th क्लास का सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। इससे पहले आप लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके लॉज, उसके डायग्राम के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी गई थी। आज हमें उसमें थोड़ा और आगे बढ़ना है, खास तौर पर मिरर्स की थोड़ी सी बात करनी है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। रेडी हैं सब लोग पढ़ने के लिए? तो रेडी हैं तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है हमें आगे। तो शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसके आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जानना जरूरी है, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास आता है सिल्वर के बारे में इंफॉर्मेशन है। सब जानते हैं इसके बारे में, मेटल है एक तरह का, और इसकी खास बात है लाइट से एसोसिएटेड, इट इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। इसे हम सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कंसीडर करते हैं, और उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स more than 90% of the light on falls on it। बेसिकली हो क्या रहा है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सारे केसेस आपको बताए थे इसके एग्जांपल्स। हमारी खुद की बॉडी हो सकती है, आपकी बुक, नोटबुक, हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स जिन्हें भी हम देख पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन हर सरफेस की अपनी प्रॉपर्टी होती है, उस पर जब लाइट फॉल होती है तो फॉल होने के बाद वो उसमें से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देता है, प्रोवाइडेड कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं वो हमारा ओपेक सरफेस है। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो वो ट्रांसमिट भी करवाएगा कुछ लाइट। खैर ये सब बातें आगे जाके डिटेल में आएंगी, बट हर सरफेस की लाइट को रिफ्लेक्ट कराने की कुछ सर्टेन एबिलिटी होती है, तो वो एबिलिटी डिफरेंट बॉडीज में डिफरेंट होगी। तो अलग अलग बॉडीज में जब रीड किया गया तो ये देखा गया कि सिल्वर सभी बॉडीज में सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स मोर देन 90% ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखी है, और इसी वजह से सिल्वर को स्पेशली यूज किया जाता है पॉलिश करने के लिए ग्लास को। ग्लास जिसको हम सिल्वर से पॉलिश करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिरर। मिरर तो सब लोग जानते ही हैं। सुबह उठते हैं, एकदम से आप अपना चेहरा जिस ऑब्जेक्ट में जाकर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड मिरर। उस मिरर के हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं जो कि इस तरह से आते हैं। पहला है प्लेन मिरर। ग्लास को पॉलिश करना है सिल्वर से। अगर आपने ग्लास प्लेन फॉर्म में लिया है, मान लेते हैं प्लेन सरफेस ली है, ग्लास की एग्जैक्टली प्लेन सरफेस होनी चाहिए, और उसको आप पॉलिश कर देते हैं सिल्वर से। सिल्वर से आपने राइट साइड से पॉलिश किया है, तो दिस इज सिल्वर पॉलिश। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो अपोजिट साइड हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट वाली। ये होगी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस जिस तरफ से आपको इसे ऑब्जर्व करना है इमेज बनवाने के लिए। तो अगर आपने जो ग्लास लिया है वो प्लेन लिया है और उसके बाद उसको पॉलिश किया सिल्वर से, तो मिरर बनता है प्लेन मिरर। यहीं पर अगर आप ग्लास को लेते हैं स्फेरिकल फॉर्म में, तो स्फेरिकल फॉर्म में ग्लास लेने पर जो मिरर बनेगा दैट इज स्फेरिकल मिरर। उसमें फिर हमारे पास दो टाइप फर्दर आते हैं। डिपेंड करता है कि जो स्फेयर आपने लिया है, मान लेते हैं ऐसा एक कर्व ग्लास लिया है आपने, इसको पॉलिश आप अंदर से भी कर सकते हैं और इसी को आप पॉलिश बाहर से भी कर सकते हैं, अगर हम इसे पॉलिश करते हैं इनसाइड से, अंदर वाली साइड से, तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हम इसे पॉलिश कर देते हैं बाहर वाली साइड से, आउटर साइड से, तो ये कहलाता है कॉनकेव मिरर। याद रखने के लिए आप कह भी सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑब्वियसली अपोजिट साइड हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगी। याद रखने के लिए कॉनकेव, याद रखने के लिए केव शेप बन रहा है। जैसे अगर आप केव के अंदर खड़े हो जाते हैं तो उसका जो टॉप सरफेस, उसका जो रूफ आपको नजर आएगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की इस शेप की फॉर्म में आएगा। तो ये बेंड इन सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंडिंग सरफेस। स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। बल्जिंग आउट सरफेस, बाहर की तरफ निकली हुई सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। हमें इन्हीं दोनों स्फेरिकल मिरर्स को डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर, तो आगे जाके हम देखेंगे उसे। फिलहाल स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर हमारे पास दो टाइप है। ये प्लेन ग्लास से बनेगा, ये स्फेरिकल ग्लास से बनेगा। पॉलिश आपको सिल्वर से करना होगा,
ग्लास की शेप के अकॉर्डिंगली मिरर की शेप आएगी। तो प्लेन मिरर मीन्स हम कह सकते हैं फॉर्म्ड बाय पॉलिशिंग, किसको पॉलिश किया? प्लेन ग्लास को। और यहां क्या कह सकते हैं कि इट इज द मिरर विच इज फॉर्म्ड बाय पॉलिशिंग स्फेरिकल मिरर। लेकिन पॉलिश करते वक्त ये ध्यान रहे कि पॉलिश करने के लिए स्पेशल मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, वो है सिल्वर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट, 90% से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करा रहा है। अब इन मिरर्स की खास बात है कि जब आप इनके सामने आके खड़े होते हैं तो आपको अपनी ही बॉडी फिर से नजर आने लगती है। देखा है ना सभी लोगों ने, सुबह सुबह उठकर या कहीं बाहर घूमते वक्त जाने से पहले अपने आप को चेक करना है, तो खुद की बॉडी नजर आने के लिए आप कहीं भी किसी भी सरफेस के आगे खड़े हो जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप डोर के आगे खड़े हुए तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे दिख रहे हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मिरर के सामने। तो मिरर के सामने जाने पर एक्चुअली हमें जो दिखता है उसे हम नाम देते हैं इमेज। अगर साइंस की, फिजिक्स की लैंग्वेज में कहा जाए तो इट इज बेसिकली द ऑप्टिकल अपीयरेंस। अपीयरेंस होती है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल हम लाइट के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट when rays coming from object intersect each other। थोड़ी सी साइंस की बात करें तो जब हम किसी प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाती हैं, मिरर से टकराती हैं, टकरा के वापस आती हैं और इंटरसेक्ट करती हैं। तो उस इंटरसेक्शन की वजह से जो ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है दैट इज कॉल्ड इमेज। इसके भी हमारे पास दो टाइप हैं, एक वर्चुअल इमेज और एक रियल इमेज। अगर हम डायरेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो बोलते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन, फॉर्म्ड बाय, और अच्छा कहें तो वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। और कौन सी लाइट रेज? जो आ रही है कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह से अगर यहां डेफिनेशन दें तो बोलते हैं फॉर्म्ड बाय रियल, या आप इसको एक्चुअल भी कह सकते हैं। यहां पर एक्चुअल में लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज एक से ज्यादा होंगी कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट अगेन। तो बेसिकली इमेज या ऑप्टिकल अपीयरेंस बनने का केस तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाती हैं, रिफ्लेक्शन प्रोसेस के जरिए वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं और आपस में इंटरसेक्ट कर जाती है। जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो बनाती हैं इमेज। अगर वो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो भी इमेज बनाएंगी, अगर एक्चुअल इंटरसेक्ट करेंगी तो भी इमेज बनाएंगी। बस फर्क इस बात का होगा कि पहले केस में जहां एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, जहां वर्चुअल इंटरसेक्शन है वहां इमेज बनती है वर्चुअल, जहां रियल इंटरसेक्शन है वहां बनेगी रियल इमेज। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं इसको तो ये और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। वैसे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं पहले। तो वर्चुअल इमेज की खास बात यह है इट इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स ये एक तरह से बोल सकते हैं ये एकदम सीधी होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है अगर आप मिरर के सामने सीधे खड़े हैं तो आपकी इमेज भी सीधी दिखेगी। आपने ऑब्जेक्ट को सीधा रखा है तो इमेज भी सीधी। अगर आप ऑब्जेक्ट को उल्टा कर देंगे तो इमेज भी उल्टी हो जाएगी। इस बात को कहते हैं इरेक्टनेस, ऑलवेज इरेक्ट। जबकि यहां पर होता है ऑलवेज इनवर्टेड। ये ऐसा केस है जहां पर इमेज जो बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे की तरफ बनती है। आप अगर अरेंजमेंट के सामने जहां पर रियल इमेज बन रही है उसके सामने अगर आप सीधे खड़े हो जाते हैं तो आपकी इमेज उल्टी होगी। सिर आपका ऊपर होगा एक्चुअल ऑब्जेक्ट का, लेकिन आपकी इमेज का जो हेड होगा वो नीचे होगा, तो वो इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होगा। ये बात याद रखनी है। और इसके लिए एक और हम रेफरेंस ले सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहां आता है इमेज फॉर्म्ड इनसाइड मिरर। और यहां अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनती है, बेसिकली मिरर की इमेज तो आप समझ ही गए। आप लोग जब खुद प्लेन मिरर के सामने स्पेशली खड़े होते हैं उस वक्त
जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है। दूसरा जो केस है स्क्रीन पर बनने वाली इमेज का, ये आप एग्जांपल में ले सकते हैं। जैसे कई बार थिएटर वगैरह में अगर आप मूवी देखने गए हैं तो सामने की स्क्रीन लगी होती है, पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट आती है और वो स्क्रीन पर मूवीज को चलाना शुरू कर देते हैं, पिक्चर्स बनती है, इमेजेस बनती हैं। या आपके स्कूल में कभी अगर आपने क्लास ली है, टेक्निकल क्लास, तो वहां पर भी प्रोजेक्टर के थ्रू जो डिस्प्ले किया जाता है बोर्ड या स्क्रीन के ऊपर, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रियल इमेज, उसे हम रियल इमेज कहते हैं। तो ये हमारा इमेज का और मिरर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्फेरिकल मिरर को डिटेल में देखेंगे आगे। तो तैयार है सब लोग? देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हमारे पास आगे। तो पुराना पोर्शन आप लोगों ने पॉज करके नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो पीछे जाकर उसको नोट जरूर कर लें, एक सेपरेट नोटबुक जरूर बना लेंगे। आगे बढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर डिटेल में पढ़ना है। 2 टाइप के मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बनाने के लिए हमें इनको पॉलिश करना है, ग्लास को पॉलिश करना है सिल्वर से, और वो भी किस तरह की शेप के ग्लास को? स्फेरिकल ग्लास को। तो स्फेरिकल ग्लास का एक पीस लेंगे, उसको अगर बाहर से आप पॉलिश कर देते हैं तो बेंड इन साइड, बेंड इन सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाती है, और उसी को अगर आप इनसाइड से पॉलिश कर देंगे तो बल्जिंग आउटसाइड, जो बाहर की तरफ निकली हुई साइड है, वो हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाती है। बेसिकली ये जो हमने ग्लास स्फीयर लिया है, ये अगर पूरा देखें तो ये कभी कोई कंप्लीट स्फीयर रहा होगा, ऐसे करके ये कंप्लीट स्फीयर मिल जाएगा आपको। ऐसे ये भी हमने किसी कंप्लीट स्फीयर को लिया था, ग्लास स्फीयर को। ध्यान रखिए फॉलो होना चाहिए, जिस तरह से बॉल होती है, क्रिकेट बॉल या फुटबॉल, अंदर से हॉलो है, बस वो ग्लास की बनी होगी, और उसका एक छोटा सा पीस कट करके लेना है आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं फिश बाउल होता है, फिश बाउल को अगर आप देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, उसी का एक छोटा सा पीस लेना है। तो उस पीस को अगर हमने बाहर से पॉलिश किया तो अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग साइड, अंदर से पॉलिश किया तो बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग साइड। इनसे एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए स्टार्ट लगा दिया है। पहली टर्म आती है पोल। पहली टर्म पोल डिनोट करते हैं पी से, बोलते हैं इट इज द मिडल पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। मान लो स्फेरिकल मिरर है, ए से लेकर बी तक इसका साइज है, अपर्चर कह सकते हैं हम इसको। तो इसका बिल्कुल जो मिडल पॉइंट होगा उसे हम नाम देते हैं पोल। यहाँ पर भी आएगा, ए और बी के एग्जैक्टली बीच में होगा, बिल्कुल मिडल में होगा पॉइंट पोल। ये वाला पार्ट है नहीं एक्चुअली, वो तो स्फीयर कंप्लीट करने के लिए बना के दिखाया है, सिर्फ सॉलिड वाला पार्ट ही स्फीयर है। तो पहली जो टर्म है वो है पोल, विच इज द मिडल पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर। उसके बाद दूसरा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में कर्वेचर कर्व्ड नेचर की वजह से डाला गया है, बाकी तो ये सेंटर ही है। आप जानते हैं हर स्फीयर का अपना एक सेंटर होता है, इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा। तो जिस स्फीयर से आपने ये स्फेरिकल मिरर बनाया है उसके सेंटर को ही हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और डिनोट किया जाता है इसे सी से। उसके बाद आता है नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्वियसली पहले की तरह ही आ रहा है, अगर आप स्फीयर को देखो तो इसकी अपनी एक रेडियस भी होगी, उसी रेडियस को हम स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फिर एक टर्म आती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने बनाया था उसी को आगे एक्सटेंड करके मिलती है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जो सी और पी से पास होती हुई जा रही है, और साथ ही साथ सरफेस के साथ 90 डिग्री पर है, ये सरफेस के साथ 90। तो स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर को शॉर्ट में लिखने का तरीका है परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इसे हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद जरा इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इसलिए मैंने 2 स्टार लगा दिए। जहां भी इससे ज्यादा स्टार हो समझ जाना, आपको एक्टिव होना, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ पर अगली टर्म आ रही है, इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल फोकस, और काफी यूज होगी ये, और ये हमें दोनों मिरर के लिए अलग अलग डिफाइन करनी होती है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए बोला जाता है, ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, शो नहीं कर रहे हैं इसको, ये पोल हो गया है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। तो कहते हैं अगर यहाँ से आप एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालो, आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब हमने पहली क्लास ली थी उसमें हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ड्रॉ करने का तरीका बताया था। पैरेलल
और एरो बनाना है इक्वल डिस्टेंस पर बनाते हैं। तो ऐसी बीम जब इस मिरर की तरफ डाली जाती है तो इसका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है। ये हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाला है, जरा गिन के बता दो कितनी लाइट रेज डाली है, कितनी लाइट रेज है काउंट करके बता दो। 1 2 3 4, एक भी नहीं। याद करो, आपको बताया था इसमें एरो होना जरूरी है, पहले एरो होगा उसके बाद ही हम काउंट कर पाएंगे। तो ये 4 हो गई और एक चाहो तो आप प्रिंसिपल एक्सिस से डाल दो, ये 5वीं हो गई। इस केस के लिए प्रॉपर्टी ऑब्जर्व है कि जब भी ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पर आकर मीट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और फिर आगे निकल जाती हैं। तो जिस पॉइंट पर ये लाइट रेज सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक लाइट रे, ये जो ब्लू वाली है प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड, ये 90 डिग्री वाली लाइट है। और याद करो हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट में कि जब भी लाइट रे 90 डिग्री पर फॉल होती है सरफेस पर तो उसी पाथ से वापस आ जाती है। आप ऊपर वाली लाइट रे को देखो, आई थी इस डायरेक्शन से, जा रही है दूसरे डायरेक्शन में, ये भी दूसरे डायरेक्शन में, लेकिन ये वाली जो लाइट रे है ये जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस जाएगी, मीट करेगी वापस एफ पर और पीछे निकल जाएगी। ऐसे ये वाली लाइट रे का पाथ दूसरा है, इसका पाथ दूसरा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना हो गया और रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल इंटरसेक्शन मिला है, एक्चुअल इंटरसेक्शन मिला है ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट का, जिस पॉइंट पर दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इसकी खास बात यह है कि ये पॉइंट जब हमें मिलता है तो एग्जैक्टली P और C के बिल्कुल मिडल में मिलता है। तो यहाँ पर हम P और F से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो बेसिकली अगर ये R था तो ये डिस्टेंस हमारा R/2 हो जाता है। इसको आप चाहो तो R/2 कह सकते हो, दिस इज R/2 और इसे हम नाम देते हैं F, जिसका नाम है फोकल लेंथ। आगे जाके डेफिनेशन लिखेंगे, ये फोकल लेंथ होती है। ये है केस कॉनकेव मिरर का। इसके बाद पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये डेफिनेशन थोड़ा सा अलग तरीके से दी जाती है। कैसे दी जाती है उसकी हम बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के लिए स्ट्रक्चर आ गया है। पोल आप जानते हैं। इस बार इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो अंदर की तरफ होता है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, अंदर की तरफ। कॉनकेव के लिए बाहर की तरफ होगा, रियल फॉर्म में होगा। मिरर के अंदर आ जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल फॉर्म में बोला जाता है। तो इसके डेफिनेशन के लिए केस कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ पर तो लाइट रेज पैरेलल बीम थी, इंटरसेक्ट कर रही है। एक्चुअली यहाँ भी पैरेलल बीम रखने वाले हैं। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स मिरर, स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट भी। अब यहाँ से क्योंकि ये ओपेक सरफेस हो जाती है, इसके आगे लाइट रे नहीं जा सकती। तो लाइट रे को यहाँ से वापस लौटना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब ये बाहर जाती हुई लाइट रेस को हम देखेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को, तो ऐसा लगता है वो अंदर से, प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर से कॉमन पॉइंट से निकल कर आ रही है। जैसे ये हुआ, इसको बिल्कुल सीधा इसी का अगेंस्ट में बनाना है, टेढ़ा नहीं करना है। मान लेते हैं ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा है, तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे मुड़ गया नहीं होना चाहिए, ये इस तरफ नहीं मुड़ना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा होगा। इसीलिए यहाँ पर जितने भी डायग्राम आप बनाएंगे लाइट रे से रिलेटेड, ये सारे के सारे स्केल से ही बनाने हैं। हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी। ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं कि कुछ बच्चे इसको यहाँ तक तो सीधा बनाते हैं, उसके बाद इसको अपने हिसाब से बेंड कर देते हैं। ये बेंडिंग नहीं आनी चाहिए ओवर द सरफेस ऑफ मिरर, ये बिल्कुल सीधा होगा, एकदम स्ट्रेट। ऐसे ही दूसरी लाइट रे की बात करें, स्केल रख के ही इसको आगे ड्रॉ करना है। ऐसे ही यहाँ पर भी देख लेंगे तो ये बिल्कुल सीधा, ऐसे यहाँ देख लेंगे, सबको इसी तरीके से ड्रॉ करना है, एकदम स्ट्रेट। और ये वाली लाइट रे वापस इसी पाथ से चली जाएगी। तो अगर आप रिफ्लेक्टेड रेस को देखो तो उनको देखकर ऐसा फील आता है दैट दे आर कमिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, दे अपीयर्स टू कम आउट। डेफिनेशन क्या आ रही है? इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच पहले वाले में था एट विच रियल बात को बता रहा है, एक्चुअली मिलता है। फ्रॉम विच लगता है, अपीयर्स टू। तो फ्रॉम विच ऑल पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज अपीयर्स टू कम आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। ठीक है,
ये हमारी डेफिनेशन और फिगर हो गया है। उसके बाद अगली टर्म आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की बात करें तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये फोकस, ये पोल और दोनों के बीच का डिस्टेंस f। यहाँ भी था ये पोल, ये फोकस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है f। तो ये जो f है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इनके बीच का रिलेशन है हमारे पास। एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन f एंड r, तो वो तो हमने देख ही लिया है, बिल्कुल मिडल में आता है। तो दैट इज f इज इक्वल्स टू r/2। ये हमारा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। या फिर आप इसको r इज इक्वल्स टू 2f ऐसा भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये भी है लिखने का। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है स्फेरिकल मिरर का। इसको थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, एक साथ आ जाएगा यहाँ से 5th पॉइंट ऑनवर्ड्स, ये पूरा नोट कर लेंगे। अब हमें इसमें इमेज फॉर्मेशन, जो स्फेरिकल मिरर है, इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में देखना है। तो जो इमेज फॉर्मेशन की बात हम करेंगे वो हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसको प्रिपेयर करके रखें अगली क्लास आने तक। अभी तक जितना पढ़ाया गया है ये आपको आना चाहिए, तभी आप आगे की बातें समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसको नोट करके रखेंगे, नोट्स अपने कंप्लीट बना के रखेंगे।